जितना मानक गुप्ता का देश है उतना शाहनवाज हुसैन का भी देश है। शाहनवाज जी, बीजेपी हिंदुओं की पार्टी बन गई है, मान लीजिए, कोई चेहरा नहीं है। हम है ना कि जब टेक ऑफ किया तो उद्योग मंत्री था और लैंड किया पता लगा सरकार चली गई। मोदी जी का जब नाम आता है ना तो पैर कांप जाते हैं विपक्ष के लोगों। नहीं, विपक्ष के नहीं, अपने सहयोगियों के भी कांप जाते हैं। तो 300 कहा तो जनता ने बढ़ा के दिया 303 दिया कि नहीं। जाके राम राम करना है उन्होंने, अब क्या है। और चुनाव के बाद कहना हे राम कर लिया। नेता है ना, जैसे ओवैसी जी कहते हैं कि बाबरी मस्जिद तो बाबरी मस्जिद रहेगी। हैदराबाद की गलियों के नेता है, स्टूडियो के नेता है। एक बात बताइए, मोदी जी ने क्या बिगाड़ा किसी का जो वोट नहीं देंगे मुस्लिम? कहाँ देते हैं? अब नहीं देते थे वो अलग बात है, अब भी कहाँ दे रहे हैं? डूबते नाव पे नहीं बैठना है। क्या शाहनवाज हुसैन ने भी लव जिहाद किया है? लव जिहाद हमने लव किया है, लव किया है रेणु जी से। हाँ, हम बस में मिले थे। हाँ, कि जो वाजपेयी जी नहीं कर पाए वो इस सरकार ने करके दिखाया। देश का बेस्ट प्राइम मिनिस्टर आप किसे मानते हैं अब तक का? वाजपेयी जी को प्रधानमंत्री के तौर पर 10 में से कितने नंबर देते हैं शाहनवाज हुसैन? 10 में 10। 10 में 10। मोदी जी को कितने नंबर देते हैं? भारत के मुसलमानों के लिए भारत से अच्छा देश, हिंदू से अच्छा दोस्त और मोदी से अच्छा प्रधानमंत्री नहीं मिले। क्या बात है। बीजेपी का सबसे उदार नेता किसे मानते हैं शाहनवाज हुसैन? नरेंद्र मोदी। मतलब बीजेपी में पूरे देश में एक बेईमान नहीं है? मैंने तो देखा नहीं। ओके, ईडी ने भी नहीं देखा? नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं मानक गुप्ता। आज चाय वाला इंटरव्यू पूर्व केंद्रीय मंत्री शाहनवाज हुसैन का। शाहनवाज हुसैन के और भी बहुत सारे परिचय हैं, अगर सारे गिनाने लगूंगा तो पूरा इंटरव्यू खत्म हो जाएगा। सबसे कम उम्र के कैबिनेट मंत्रियों में से एक, फिर उसके अलावा वाजपेयी जी के इतने चहेते कि वाजपेयी जी ने अपनी सरकार में इनको 3, 4, 5 न जाने कितने इंपॉर्टेंट मंत्रालय दिए। फिर बीजेपी के सबसे बड़े मुस्लिम चेहरों में से एक, और तो और नीतीश सरकार में उद्योग मंत्री भी रहे शाहनवाज हुसैन, और अब एमएलसी हैं जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता है। राष्ट्रीय प्रवक्ता तो आप पता नहीं कितने वर्षों से हैं। बहुत स्वागत है चाय वाला इंटरव्यू में शाहनवाज हुसैन आपका। कैसे हैं शाहनवाज जी, क्या चल रहा है? मैं अच्छा हूं। अब लगा हूं बिहार में, भागलपुर में। हाँ। और ज्यादा समय जो है पटना, दिल्ली और भागलपुर इसके बीच में बीतता है। तो लड़ेंगे इस बार भागलपुर शाहनवाज जी? हमारे यहाँ पार्टी तय करती है, खुद तय क्या हम करते हैं। अब तो भागलपुर से ही सांसद रहे, किशनगंज से भी सांसद रहे जी। एक बार किशनगंज से पहली बार रहे 99 में, और जब सरकार में वाजपेयी जी के आए, जब आपने पहला इंटरव्यू किया था मेरा, और उसके बाद 2 बार भागलपुर से रहे। 14 में बस लेस देन 1% वोट से रह गए थे। फिर बाईपोल में जीत के आ गए? नहीं, जो किशनगंज से जब रह गए तो भागलपुर से बाईपोल में जीते। यानी 13वीं, 14वीं, 15वीं तीनों लोकसभा में रहे, लेकिन जो 14वीं लोकसभा थी वो उसमें किशनगंज से रह गए, और फिर लौट के साल भर बाद भागलपुर से वापस आ गए। ओके। तो अब क्यों नहीं आप बीजेपी के मेन स्ट्रीम में हैं फिलहाल? देखिए, हम तो मेन स्ट्रीम में ही हैं। हमारे यहाँ मेन स्ट्रीम क्या होता है, अब तो आपने देख लिया कि पहले लोगों को होता था कि जो एमपी है वही या भारत सरकार में मंत्री है वो बड़ा आदमी है, बड़ा नेता है। ये मोदी जी ने परंपरा बदल दी है। हम केंद्र सरकार में थे, उन्होंने ही हम यहाँ केंद्रीय चुनाव समिति के भी 18 साल सदस्य रहे, जो निर्णायक कमेटी है। तो उसके बाद प्रधानमंत्री जी का हुक्म हुआ कि बिहार जाओ, तो हमारे कई साथी थे जो कहते थे ये भारत सरकार के मंत्री रहे, अब बिहार में एमएलसी बन गए, डिमोशन हो गया। हाँ, ये कहने लगे थे। लेकिन अब वो लोग नहीं कहते, क्योंकि अब राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़ सब जगह ही तो अब लोग कहते हैं कि जो हम गए थे स्टेट में, क्योंकि हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी का साफ मानना है कि काम काम है। आप डिस्ट्रिक्ट में करो, स्टेट में करो या सेंट्रल में करो, सेवा के लिए राजनीति है। ये जो ठाट बाट, बड़ा आदमी कहलाना, लाट साहब की तरह दिखना, ये कांग्रेस के दौर में होता था। यहाँ तो पार्टी के कार्यकर्ता के नाते जिसकी ज़रूरत जहाँ लगेगी उसको नेतृत्व वहाँ भेजेगा। तो मुझे प्रधानमंत्री जी के मन में उस वक्त आया कि हमें बिहार जाना चाहिए, तो मैं बिहार गया और वहाँ मैं एमएलसी बना, और उसके बाद उद्योग मंत्री बना। तो देखिए, पिछले 30-35 साल में पहली बार बीजेपी का उद्योग मंत्री बना। तो 1 साल ही मुझे मिला था, उसमें हमने बिहार के में उद्योग लगा के दिखाया। 17 इथेनॉल प्लांट लगाया, टेक्सटाइल लेदर पॉलिसी बनाई, करीब 30,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट
1 साल के अंदर रिकॉर्ड स्तर पे आया। आज वही काम हो रहा है जिसका नीतीश बाबू कई जगह उस प्लांट का नारियल फोड़ रहे हैं, लेकिन बनने में तो आप घर बनाएंगे तब भी 1 साल लग जाता है। तो नीतीश जी तो छोड़ गए बीजेपी को, जब आप थे उनकी सरकार में मंत्री भी रहे, तब माना जा रहा था ये गठबंधन तो बहुत लंबा चलेगा। देखिए मानिक जी, जिस दिन वो छोड़ने वाले थे, बुनकर दिवस था, मेरे बगल में 1-1.5 घंटा थे, मैं उनको बता रहा था मैं दिल्ली में ऑफिस खोल रहा हूँ इंडस्ट्री का, जा रहा हूँ, उस दिन जाऊँगा, फिर 2 दिन बाद लौट के आऊँगा, सब बात उनको बताया। और जिस दिन उन्होंने कहा नहीं खूब अच्छा कीजिए, हाँ। आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, और खूब बात करते रहे। हाँ। मैं दिल्ली आया, हाँ। दिल्ली में हनुमान मंदिर के सामने कनॉट पैलेस में इंडस्ट्री का ऑफिस खोला। उस दिन हर अखबार में ऐड आया, आधा पेज का, इंग्लिश अखबारों में, क्योंकि हम चाहते थे कि पूरे देश को पता लगे कि अगर बिहार में इंडस्ट्री लगानी है तो यहाँ भी ऑफिस है, मुंबई में भी ऑफिस बिहार फाउंडेशन का। तो उसमें ऐड में मेरा नाम तो था, हाँ। फोटो नीतीश जी की नहीं थी। मेरा मन खटका, मैंने पूछा उनको फ़ोन करके, सर सब ठीक है? बोले एकदम ठीक है। और मैं यहाँ ऑफिस खोल के जब दिल्ली गया तो मेरा बयान बहुत वायरल हुआ था कि जब टेक ऑफ किया तो उद्योग मंत्री था, और लैंड किया पता लगा सरकार चली गई, क्योंकि मैं तो यहाँ ऑन ड्यूटी था। हाँ। बिहार से आया, ऑफिस खोला, फिर यहाँ से जा रहा था, तो बीच में मन पलट गया उनका। अब क्यों पलट गया ये समझ में नहीं आता है। एकदम से नहीं पलटा होगा, बहुत पहले से तैयारी चल रही होगी। वो तो कह रहे हैं कि इलेक्शन में बीजेपी ने मुझे धोखा दिया, चिराग पासवान को मेरे खिलाफ खड़ा किया। नहीं चाहिए ना। अगर आप 43 जीते, हाँ। और बीजेपी 75 जीती और सरकार बनी, अगर आपको लग रहा है कि बीजेपी ने धोखा दिया, तो आपको 43, लोकतंत्र है नहीं ये, इसमें संख्या बल का महत्व होता है। अटल बिहारी वाजपेयी को 1 सीट कम हुई तो सीधे राष्ट्रपति के यहाँ जाकर इस्तीफा दे दिया, और आपको सिर्फ 43 मिली, 243 में 43, और आपने तुरंत एक्सेप्ट कर लिया। आप कह देते कि हम नहीं बनेंगे। ये भी कहते हैं कि उस वक्त हम नहीं बनना चाहते थे, मोदी जी ने कहा। हाँ। अरे तो मोदी जी ने अगर धोखा दिया होता तो आपको बनाते क्यों? आपको 43 रह के मुख्यमंत्री बनाया। पहली बार भी बीजेपी के एमएलए ज़्यादा थे 2000 में, तब भी उनको मुख्यमंत्री बनाया। इस बार भी एमएलए ज़्यादा थे, तब भी उनको मुख्यमंत्री बनाया। बीजेपी को तो मेरी वजह से वोट मिलता है। बिहार में बीजेपी की हैसियत क्या है? देखिए, जब वो हमारे खिलाफ लड़े थे ना, तो उनकी हैसियत 7 सीट की थी, हम ज़्यादा सीट जीते थे, हमसे मिले तो हैसियत बनी। और अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उनको रेल मंत्री बनाया। अगर रेल का काम बड़ा होता है बिहार में, तो आप जानते हैं कि रेल के मंत्री बड़ा मंत्री माना जाता है, और उसी सरकार में मुझे हवाई जहाज़ का मंत्री बनाया। तो मैंने गया में एयरपोर्ट बनाया। अगर मुझे ही रेल मंत्री बना देते तो मैं भी उतना पॉपुलर होता। तो बात यह है कि बीजेपी ने बनाया बीजेपी ने, और आप बीजेपी को हैसियत बता रहे, ये क्या बात हुई भाई? पर सिर्फ रेल मंत्री बीजेपी ने बनाया, मुख्यमंत्री पहली बार 2000 में संख्या ज़्यादा रहते हुए भी बीजेपी ने आपको बनाया। अभी आखिरी बार जो आपको बनाया तब भी बीजेपी 75 एमएलए का मैं नेता तो मैं मंत्री, और 43 एमएलए के नेता मुख्यमंत्री। ऐसा कहीं सुना है आपने कि जिसकी संख्या डबल के बराबर हो, डबल करीब डबल हो, उसके लोग मंत्री बनेंगे? तो अभी कोई संभावना है शाहनवाज जी नीतीश कुमार के वापस आने की, बीजेपी और नीतीश की दोस्ती की? देखिए, उन्होंने अपने पैर पर खुद ही कुल्हाड़ी मारी है। नरेंद्र मोदी जी उनको बहुत सम्मान देते थे और पूरी इज्जत दी उन्होंने। हम लोग सरकार में तो हम लोग पूरी इज्जत देते उनको, लेकिन एक बैग उनको पता नहीं क्या हुआ। एक बार इफ्तार पार्टी में गए तेजस्वी यादव जी के, तो बीजेपी का कोई नहीं गया उस दिन में, दावत सबको था, लेकिन मैं गया। मैंने देखा कि क्या बात है, तो मैंने देखा, मैं सबके साथ ही बैठा था, तो कहने लगे अंदर भी जाएंगे। मैंने कहा सर बहुत कोरोना का टाइम है, लेकिन वो अंदर गए, मिले और पैदल आए वहाँ से। हाँ। अपने घर से तेजस्वी यादव के घर तक पैदल आए। हाँ। तो कुछ खिचड़ी पक रही थी, अंदाज़ा तो था, लेकिन ये नहीं था कि इतना बड़ा एहसान जो बीजेपी ने किया। 75 एमएलए वाली पार्टी 43 एमएलए के नेता को मुख्यमंत्री बना रही है। अभी वो चर्चा चल रही है ना, ललन सिंह को हटा दिया, खुद बन गए, इसका मतलब पार्टी में कुछ तो गड़बड़ चल रही थी, कुछ मतभेद, कुछ बगावत चल रही थी, शायद तेजस्वी सीएम बनना चाह रहे थे। यहाँ क्या है, देखिए नीतीश कुमार जी सर्वे सर्वा हैं जेडीयू की, ये हम लोगों को कोई गलतफहमी नहीं है इस बात की। सबको, जैसे बहन जी की पार्टी है बसपा, अखिलेश यादव मुलायम सिंह जी की पार्टी सपा, उसी तरह करुणानिधि परिवार की पार्टी डीएमके, उसी तरह नीतीश कुमार जी की पार्टी जेडीयू। हम लोगों को पता है ये जिसको चाहे मुख्यमंत्री बना दे, जिसको चाहे अध्यक्ष बना दे। तो उनको तो
ललन सिंह जी और लालू यादव जी ये लोग खुद ही कह रहे हैं कि ललन सिंह जी ने गठबंधन तोड़वाया, तो उन लोगों ने समझा दिया कि आपको एनडीए का संयोजक बना, यूपीए का जो उस वक्त तो था नहीं कुछ, एनडीए अलायंस जो है, इंडिया अलायंस, इंडिया कहाँ, NDI इंडिया अलायंस, अलायंस तो हम पूरा लेंगे ना, इंडिया अलायंस, इंडिया बोलेंगे तो भारत हो जाएगा। अच्छा ठीक है, ओके, INDI, उसके बाद A, ठीक है, तो अलायंस पूरा बोलना होगा ना। ओके। इंडिया अलायंस बोलेंगे तो डबल A कहाँ लगाया उन्होंने? अच्छा ठीक है, उन्होंने इंडिया में सेम लगाया, ठीक है, तो इंडिया अलायंस में कहा संयोजक बना देंगे, तो कुछ न बन सके, न संयोजक बने न विपक्ष का चेहरा बने, तो अध्यक्ष बन गए। और ये क्या बात हुई, जो व्यक्ति चेयरमैन या CMD हो वो कंपनी का डायरेक्टर हो जाए। भाई आप बनाते थे डायरेक्टर, तो ले लीजिए एनडीए में, फिर से बिहार में बहुत बढ़िया हो जाएगा नहीं, आपका। हम लोग तो मेहनत कर रहे हैं ना। देखिए भारतीय जनता पार्टी के पास गैलेक्सी ऑफ लीडरशिप है बिहार में। आप लोग ये जो कह देते हैं कि उन्हीं की वजह से वोट मिलता है, कहाँ है नेता बिहार का, बताइए कौन सा चेहरा है? सुशील मोदी डिप्टी CM रहे, एक आप हैं, उसके अलावा बताइए तीसरा नाम बिहार में। बहुत नाम है, एक से एक नाम है, मैं गिनाऊं तो इंटरव्यू लंबा हो जाएगा। मैंने आपसे कहा कि एक से एक नाम है, कई सांसद हैं, कई मंत्री रहे हैं, और बिहार में मंत्री इस बार लोकसभा में लाज बचा लेंगे शाहनवाज जी? लोकसभा में नहीं, लोकसभा में पिछले जैसा तो नहीं हम कह सकते, पिछले में हमने 39 ही जीता था, इस बार हम 40 जीते क्योंकि पिछली बार जेडीयू को किशनगंज दे दी थी, जेडीयू हार गया था, हमें जितनी मिली ना। आपने कहा पिछली बार जैसी नहीं, मुझे लगा कम करेंगे थोड़ी, एक बढ़ा दी आपने। नहीं, 17 हम लड़े थे और 17 जेडीयू लड़ा, हम 100% स्ट्राइक रेट से जीते। अब वो एक सीट हार गए, इस बार ऐसा नहीं होगा, उनके वजह से एक सीट हार गए। यानी मोदी वेव थी पूरी, जिसने समझिए छू लिया मोदी का नाम, वही लोकसभा में पहुंच दोनों गया। पार्टियां मिलके हरा चुकी हैं बीजेपी को असेंबली इलेक्शन में। दोनों देखिए, असेंबली का दिल्ली में केजरीवाल साहब जीत गए 2 बार, और सातों की सातों लोकसभा दोनों बार जीते कि नहीं जीते। मोदी जी का जब नाम आता है ना, तो पैर कांप जाते हैं विपक्ष के लोग। नहीं, विपक्ष के नहीं, अपने सहयोगियों के भी कांप जाते हैं। सिर्फ जेडीयू की बात नहीं है शाहनवाज जी, सारी पार्टियां छोड़ गई आपको। उद्धव ठाकरे छोड़ गए, अकाली दल छोड़ गया, नीतीश कुमार भी छोड़ गए, वो भी उसी इसमें गए। उनकी हमारी सीटें ज्यादा थी, हमारा मुख्यमंत्री बना, और उसके बाद वो हमारे साथ थे। एक बार उनको लगा कि कांग्रेस से मिला के हम बन सकते हैं, तो वो भी नीतीश कुमार हैं वहां नहीं, अकाली भी चला गया। मतलब जब इतनी बड़ी बीजेपी हो गई है कि सहयोगी असहज हो जाते हैं। अरे भाई, हमारे 34 तो देखा नहीं आपने, छोटे छोटे हैं सारे। छोटे क्या होते थे, ये कौन से मोटे हैं? इनकी आरजेडी कितनी सीट है बताइए ना? अभी तो नहीं है, 0। तो ये मोटे हो गए, और जो और पार्टी छोटी हो गई, ये क्या बात हुई? अच्छा ठीक है, तो मतलब इस बार फिर एक तरफा होगा लोकसभा का चुनाव? एकदम एक तरफा है। देखिए बिहार में 40 आपने बता दिया। बिहार में हम लोगों को एक गिला रहता था मन में मोदी जी से आंख मिलाने में, कि भाई राजस्थान ने 100% दिया, गुजरात ने 100% दिया, दिल्ली ने 100% दिया, हम बिहारी लोग जो इतना प्यार करते हैं मोदी जी से, वो 40 नहीं दे पाए, 39 दे पाए। इस बार 40 देकर नरेंद्र मोदी जी के सामने खड़े होकर हम लोग गर्व से कहेंगे कि हमने 40 की 40। और टोटल कितना पहुंचा देंगे फिर? 400 के पार। 400 कैसे हो जाएगा शान? अब देख, जब हमने कहा था मिशन 272 प्लस, तो आप ही से डिबेट किया, आपने कहा अरे कहां से आ जाएगा, वाजपेयी जी के जमाने में 180 आया, 182 आया, तो मांगा 272, दिया 200, जनता ने 75। फिर हम लोगों ने, अमित शाह जी ने कहा मिशन 300, लोगों ने कहा बीजेपी मुंगेरी लाल के सपने देख रही है 300 के पार, तो 300 कहा तो जनता ने बढ़ा के दिया 303 दिया कि नहीं? इस बार हम कह रहे हैं 400, जनता और बढ़ा के कौन से राज्यों से लाएंगे 400? ये 100 सीटें कौन से राज्यों से लाएंगे? इस बार साउथ में भी कमल खिलेगा। इस बार बंगाल के अंदर भी राजस्थान और गुजरात की तरफ स्वीप करेंगे। जैसे आरजेडी 0 पे आउट हुई है पिछले चुनाव में, बड़ी पार्टी मानी जाती थी, और बड़े नेता लालू यादव कोई ममता जी से कोई छोटे नेता तो नहीं, उनकी पार्टी को अगर हम लोग 0 कर सकते बिहार में, तो ममता जी को भी 0 कर सकते। ऐसी सीटें निकलेंगी। आज तो आप बताइए मोदी जी के सामने कौन है? एक नाम बता दीजिए जिसमें आप परसेंटेज ईमानदारी से बता दीजिए कि हाँ ये मध्य मुकाबिल है। नहीं, नेता के कोई नहीं है। पर इंडिया अलायंस का ये कहना है कि हमें नेता की जरूरत नहीं है, हम मुद्दों पर ही बीजेपी को हरा देंगे। सही बात है। हर सीट पर एक उम्मीदवार देंगे, जॉइंट कैंडिडेट। नहीं, वो सही कह रहे हैं, उनको नेता की जरूरत नहीं है, क्योंकि नेता चुना ही नहीं जाना है, क्योंकि प्रधानमंत्री तो मोदी जी बनने वाले हैं, तो नेता नहीं चाहिए। हर सीट पर एक के एक दे देंगे, 1 वर्सेस 1 होगा, डायरेक्ट फाइट। जहां 180 से ज्यादा सीट है, जहां पे हम 51% से ज्यादा वोट लिए हुए हैं, और इस बार ऐसी 300 सीटें होंगी जहां हम 51% से ज्यादा होंगे, और कई सीटें होंगी जहां पर हम 40-42% होंगे।
तो हमें तो कोई शक की गुंजाइश नहीं लगती कहीं से भी। और आपको माना कि आप शाम अभी चलिए निकलिए, हम दोनों आदमी, हम भी कोट वोट उतारते हैं, दोनों घूमते हैं यहाँ, और हम दोनों मिलकर 10 लोगों से पूछते हैं कि अगले पीएम मोदी जी हैं या कोई और आ रहा है। अगर 10 में एक आदमी भी कह दे कोई और आ रहा है तो मैं आप मान जाऊंगा। अच्छा ठीक है। जहां जाइए लोग कह रहे हैं अरे साहब आप लोग इस बार बड़ी ताकत से आ रहे हैं। हाँ, और वैसे भी 22 जनवरी को जो राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम रखा गया है, बहुत सोच समझकर विपक्ष कह रहा है इन्होंने इसी समय रखा है जिससे चुनाव से पहले ये हिंदू मुस्लिम करें या हिंदुओं का वोट अपने पक्ष में कर सकें और चुनाव जीत सकें। प्रथम तल बन गया। अब कितने दिन तक विपक्ष क्या चाहता है कि रामलला टेंट में ही रहें? अगर वो घर बन गया, मान लीजिए आपने घर बनाया, एक फ्लोर बन गया, आप रहने लगे, तो उसमें टेंट में ही रखना चाहिए। यानी ये लोग राम जी के इतने दुश्मन हैं कि वो चाहते हैं कि वो टेंट में बैठे रहें, अगर अपने घर में ना आए। मोदी जी ने तो सबको घर दे दिया। अब और रामलला को भी अगर घर मिल रहा है, और साथ ही तो ये लोग चाहते हैं वो बेघर रहें। और विपक्षी दलों को न्योता भी दे दिया 22 तारीख का, फंसा दिया उनको, जाएंगे तो फंसेंगे, नहीं जाएंगे तो फंसेंगे। नहीं जाना चाहिए, कोई फंसना क्या है, जाके राम राम करना है उन्होंने, अब क्या है। और चुनाव के बाद कहना हे राम इतनी सीट कैसे आ गई मोदी जी को, यही कहना है और क्या कहना है। इसमें उनकी जिसकी आस्था है, बीजेपी तो नहीं कह सकती कि आप राम का नाम सिर्फ बीजेपी के लोग लेंगे, जिसको भी आस्था है उसको जाना चाहिए। ओके शाहनवाज जी, क्या देश के मुसलमानों को भी अब राम मंदिर का अस्तित्व अयोध्या में स्वीकार कर लेना चाहिए और ये मान लेना चाहिए कि बाबरी मस्जिद अब इतिहास हो गई? तो ये तो मानना क्या है, वो तो इतिहास हो गई, इसमें कोई शक की कोई गुंजाइश स्वीकार नहीं कर रहे ना इसको। नहीं, देखिए जो भी नहीं स्वीकार कर रहे हैं, मैं बहुत जिम्मेदारी से कहता हूँ कि मुसलमान भाइयों के साथ दिक्कत ये है कि वो देर से समझ रहे हैं चीज़ों को। इतनी बार वार्ता हुई, अगर वार्ता में ही ये डिसीजन हो जाता, पहले उन्होंने कहा कि अदालत का जो निर्णय होगा वो हम मानेंगे। तो अदालत का निर्णय हो गया, सबने मान भी लिया। आप बताइए कहीं पर 144 भी लगा क्या, कहीं कोई पत्थर चला क्या, कहीं कोई झगड़ा हुआ क्या? तो मुस्लिम समाज को इतना दोषी भी नहीं बताना चाहिए, उन्होंने तो स्वीकार कर लिया। नेता है ना, जैसे ओवैसी जी कहते हैं कि बाबरी मस्जिद तो बाबरी मस्जिद रहेगी। हैदराबाद की गलियों के नेता है, स्टूडियो के नेता है, और कहाँ के नेता है? ओवैसी जी को कितने % मुसलमानों का वोट मिलता है? वो मीडिया के लिए उनसे अच्छी सूरत शक्ल माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, उनकी शेरवानी, मीडिया ने नेता बना दिया, उनकी जबान, और क्या, कहाँ जीतते हैं वो? कहीं पर चुनाव होता है, अभी यूपी में लड़े, कहीं लड़े, कहीं आपके बिहार में 6 एमएलए जीत गए थे। वो हमारे ही बेल्ट से, किशनगंज से, जहाँ से हम MP रहे, वहां से 3 जीत गए थे। जिनको किसी ने टिकट नहीं दिया उनको इन्होंने दे दिया, वो वापस चले भी गए। कोई इनके वर्कर थे वो तो टिकट लेने आए थे और मजबूत लोग थे, उनको टिकट नहीं दिया तो इनके जीत गए। गलत फहमी है मीडिया को सबसे ज्यादा हो गई है। आपको लगता है कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर असदुद्दीन ओवैसी साहब मद्दिल्लाह आली बहुत बड़े मुसलमानों के कायद हैं, उनको मुसलमानों ने अपना कायद नहीं माना है। उनको हैदराबाद की वो 7 सीटें मिलती हैं, और वो पहले भी मिल रही है, अभी भी मिल रही है। हैदराबाद की गली के नेता को स्टूडियो का नेता आपने बनाया है, और वो तकरीर अच्छी करते हैं, बैरिस्टर हैं, पढ़ लिख कर आए हैं, थोड़े जानकार भी हैं। तो फिर मुसलमान किसे वोट देगा फिर शाहनवाज जी इस बार? बीजेपी को तो नहीं देता है, किसको देगा? एक बात बताइए, मोदी जी ने क्या बिगाड़ा किसी का जो वोट नहीं देंगे मुस्लिम? कहां देते हैं? अब नहीं देते थे वो अलग बात है, अब भी कहां दे रहे हैं? आज़ादी के वक्त 2 पार्टियां थी, एक मुस्लिम लीग, एक कांग्रेस। ज्यादातर मुसलमान मुस्लिम लीग के साथ थे। जब देश का बंटवारा हुआ तो फिर कांग्रेस के साथ आए। हमारे बारे में भी परसेप्शन ऐसा ही बना हुआ है कि साहब बीजेपी को वोट नहीं देते। अब मुस्लिम को रगड़ा है, पक्का घर हम दे रहे हैं, मुसलमान मना कर रहा है क्या? अनाज 5 किलो दे रहे हैं, और आपके मान लीजिए हमारे यहाँ तो कई के बच्चे भी ज़्यादा हैं, तब भी मोदी जी कह रहे हैं 2 ही बच्चे को अनाज मिलेगा। जितने बच्चे पर व्यक्ति 5 किलो अनाज। आयुष्मान भारत का 5 लाख के इलाज की गारंटी दे, वोट तब भी नहीं दे रहा, पक्का घर दे रहे हैं, वोट तब भी नहीं दे रहा मुसलमान बीजेपी को, कोरोना का टीका दे रहे हैं, बूस्टर लगा रहे हैं। सब कोई भेदभाव मोदी जी करते हैं क्या? आप बता दीजिए, एक चीज आप मिसाल दे दीजिए कि ये मुसलमानों के साथ नरेंद्र मोदी जी ने कोई नाइंसाफी की। तो वोट क्यों नहीं दे रहा मुसलमान? उन्होंने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास कहा, और उसी रास्ते पर आज मुस्लिम भाइयों को रोजगार में जाइए ट्रांसपेरेंट कर दिया। जिसमें टैलेंट है वो इंटरव्यू है ही नहीं, कोई पूछ रहा है आपका नाम, कॉपी पे नंबर लिखा हुआ है, आप में टैलेंट है तो आप नौकरी पा लीजिए, टैलेंट है तो आगे बढ़ जाइए। इस बार आप कह रहे हैं मुस्लिम देगा बीजेपी को वोट? देखिए, मुसलमानों से न्यूज़ 24 के जरिए भी अपील है कि डूबते नाव पे नहीं बैठना है। ये मैं मुस्लिम भाइयों से कह रहा हूँ इस प्लेटफॉर्म से। मैं भी
13वीं लोकसभा से पार्लियामेंट में रहा हूँ, भारत सरकार का मंत्री रहा हूँ, और मैं 1986 से भारतीय जनता पार्टी में हूँ। हमने बहुत पहले दिमाग लगा लिया था कि यही पार्टी आगे जाएगी और यही सच्चे रास्ते पे ले जाएगी और यही मुसलमानों का भला करेगी। यही भला करेगी। क्यों नहीं भला हो रहा है? पूरे दुनिया में भारत का डंका बज रहा है तो सिर्फ मानक गुप्ता का देश है। जितना मानक गुप्ता का देश है उतना शाहनवाज हुसैन का भी देश है। शाहनवाज जी, बीजेपी हिंदुओं की पार्टी बन गई है, मान लीजिए। कहां है बीजेपी में मुसलमान? शाहनवाज हुसैन बताइए कहां है? मुख्तार अब्बास नकवी कहां है? और मुसलमान नेता कहां हैं? अब कोई चेहरा नहीं है। हम हैं ना, मैं हूं ना। आप हैं, लेकिन केंद्र में मंत्री कौन है बताइए? मंत्री बीजेपी में सांसद अच्छा, कौन ये है? बताइए। हमारे पार्टी में बहुत से लोग मंत्री नहीं हैं, तो उनको आप कमतर देखते हैं क्या? मंत्री होना ही बड़ा एमपी एमएलए भी कितने कम रह गए मुसलमान बीजेपी में। नहीं, एमपी एमएलए जब लोग वोट देने लगेंगे तो हम टिकट भी देने लगेंगे। जब पहली बार लड़े थे तो मैं मुख्तार अब्बास नकवी साहब एक बार 98 में वो जीते, 99, 13वीं, 14वीं, 15वीं लगातार 3 लोकसभा जीतकर कोई मुस्लिम आया तो मैं आया। लेकिन हम बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। जब अभी बड़ी तादाद में मुस्लिम कार्यकर्ता आ रहे हैं, हम ज़रूर उनमें कोई अगर जीतने लायक होगा तो उनका धर्म आड़े नहीं आता है। मैं बहुत साल चुनाव समिति में रहा हूँ, पूरा सर्वे आता है, जो जीत सकता है उसका धर्म नहीं होगा। अगर मैं जीत सकता हूँ चुनाव तो मुझे ये कहकर टिकट नहीं दिया जाएगा कि शाहनवाज मुसलमान इसलिए नहीं देना है। पिछली बार भी मेरी सीट चली गई थी जेडीयू के पास, तब मैं भागलपुर नहीं लड़ा था। नहीं तो लगातार 3 लोकसभा तो भारतीय जनता पार्टी ने मुझे दिया, 6 बार भारतीय जनता पार्टी ने मुझे चुनाव लड़ाया। तो जब शाहनवाज हुसैन का धर्म आड़े नहीं आया तो कोई मुसलमान का कैसे आएगा? इस नई बीजेपी की मोदी सरकार में शाहनवाज जी, मुसलमानों का प्रतिनिधित्व सिर्फ बीजेपी नहीं, पूरी सरकार, पूरी संसद, सारी विधानसभाओं, इवन राजनीति, सब में कम हो गया है। आप ये देखिए, सच है या नहीं? भारत के संविधान में बाबा साहब नेहरू जी, पटेल जी लिख के गए थे कि इतने मुस्लिम मंत्री होंगे, इतने क्रिश्चियन होंगे, इतने सिख होंगे। लिखा हुआ है कहीं क्या? यानी अगर आप देश के प्रधानमंत्री हों तो मुसलमानों के भला करने के लिए एक मुसलमान को बनाना जरूरी है। अगर मान लीजिए मैं बिहार में उद्योग मंत्री था तो इतनी बड़ी तादाद में उद्योग लगा तो सिर्फ मुसलमानों ने उद्योग लगाया। क्या मैं हिंदुओं का भला नहीं कर सकता? क्या नरेंद्र मोदी हिंदू होकर सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के रास्ते पे भला नहीं कर रहे हैं? ये परसेप्शन बना है कि साहब मुसलमान का भला मुसलमान करेगा, हिंदू का भला हिंदू करेगा, क्रिश्चियन का भला क्रिश्चियन करेगा और सिख का भला सिख करेगा। ये परसेप्शन गलत है। जो देश का नेता है नरेंद्र मोदी, अगर हिंदुओं के नेता हैं तो वो मुसलमानों के भी नेता हैं, सिखों के भी नेता हैं, ईसाइयों के भी नेता हैं। वो देश के प्रधानमंत्री हैं। वो जब भी बोलते हैं क्या कहते हैं? 140 करोड़ हिंदुस्तानियों की ताकत हमारे साथ है। मोदी जी की तस्वीर देखिए, पीछे 140 करोड़ लोग हैं, उसमें मुसलमान भी हैं। शाहनवाज जी, एक समय था वाजपेयी सरकार में इफ्तार पार्टियां होती थी। वाजपेयी सरकार के एक मंत्री बहुत ही मशहूर, बहुत ही बड़ी शानदार इफ्तार पार्टी रखते थे, उसमें वाजपेयी जी खुद आते थे। लेकिन आजकल तो इफ्तार पार्टी क्या, मुसलमान, ऐसा लगता है कि इस सरकार के राज में अछूत हो गया है। एकदम नहीं है ऐसा। आप समझ गए ना इफ्तार पार्टी? मैं मेरे घर ही होता था जी। देखिए, इफ्तार जो पार्टी है वो मैं रखता था। हाँ। मैं बुला लेता था। अब इफ्तार पार्टी मैं रखता नहीं हूँ। बड़ा होता था, आप भी कई बार आए, तो उस इफ्तार पार्टी में मैं रखता नहीं हूँ तो कोई आता नहीं। कोई अगर मान लीजिए मेरे घर कोई फंक्शन हो, कोई शादी हो, ब्याह हो, कोई बात हो, और मैं जाकर प्रधानमंत्री जी को कार्ड दूं, अमित शाह जी को दूं, या अपने मुख्यमंत्री को दूं, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को दूं, तो वो क्या कहेंगे? तुम मुसलमान हो, मैं तुम्हारे यहाँ नहीं आऊँगा। फंक्शन रखते हैं तो आते थे। और फंक्शन ऐसा, इफ्तार पार्टी कहाँ हो रही है? नवरात्रे का व्रत पार्टी हो रही है कहीं? रखते हैं ना नवरात्रे, तो कहाँ व्रत पार्टी हो रही है जिसमें नेता जा रहे हैं, इफ्तार में नहीं जा रहे हैं? ये कहने की बात है। देखिए, हमारे यहाँ कुछ लोग बयान देते हैं, कुछ और बात होती है। हाँ। वो परसेप्शन हो सकता है, उनका राय। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि हमारे पार्लियामेंट्री बोर्ड के मेंबर, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे प्रधानमंत्री, हमारे बड़े नेता अमित शाह जी, राजनाथ जी, इनके ज़बान से आपने एक लाइन सुना है किसी धर्म के खिलाफ, किसी जाति के खिलाफ? यही ना हमारी लाइन है। ये जो बोलेंगे वही पार्टी की लाइन है। अब हमारी पार्टी इतनी बड़ी है, मान लीजिए कोई एमएलए कुछ बोल देगा, हाँ। कोई एमपी बोल देगा, या कोई एक मिनिस्टर अपनी अलग राय ले लेगा, तो उसका क्या मतलब है? कि वही वो पार्टी की लाइन है? वो उनके विचार हो सकते हैं। डेमोक्रेसी में हर व्यक्ति के अपने विचार होते हैं। पर बीजेपी में शाहनवाज जी, क्या मुसलमान नेताओं को साइड लाइन कर दिया गया है? कहाँ साइड? अगर साइड लाइन होता मैं तो न्यूज़ 24 पे इतने सीनियर एंकर मानक गुप्ता बुला के चाय पे चर्चा करते हैं। आप तो बहुत लोकप्रिय हैं, आपकी तो अच्छी खासी फॉलोइंग है।
आप साइडलाइन, अच्छा एक बात बताइए, आपने कहा केंद्र से राज्य में भेजा जाना साइडलाइन होना नहीं है, नहीं है। ये कहा ना आपने, और आपने कहा कि एमपी, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में हाल में ये प्रूव भी हो गया, क्योंकि बहुत सारे सांसदों, मंत्रियों पहला एक्सपेरिमेंट मेरा कहा जा रहा था तो हमारे जो दोस्त भी थे हाँ। और हमारे जो दुश्मन नहीं कह सकते, हाँ। हमारे जो कुछ कानाफूसी करने वाले लोग हैं, हाँ। उनको लगता था कि बड़ा नेता है, देखो पूर्व केंद्रीय मंत्री था, एमएलसी बन गया। अब यहाँ तो वर्तमान केंद्रीय मंत्री भी एमएलए बने नहीं, स्टेट में और गए स्टेट में मिनिस्टर बन रहे हैं आप ही की तरह। बिल्कुल। तो वो नरेंद्र मोदी जी का एक फॉर्मूला है, आपको सेवा के लिए राजनीति में रहना है। ओके। ये कांग्रेस का दौर नहीं है कि यहाँ जाइए तो यहाँ पर आपको स्टेट में चिनिया बादाम मिलेगा और केंद्र के मंत्री बन गए तो मेवा मिलेगा। ये नहीं है, मेवा के लिए राजनीति नहीं है, सेवा के लिए राजनीति है। पर शाहनवाज जी, हाल के दिनों में और सालों में मुद्दे तो ऐसे ऐसे उठे ना, एक मुद्दे पर तो आपकी भी ट्रोलिंग बहुत हुई। अब मैं डायरेक्ट पूछूं आपसे, क्या शाहनवाज हुसैन ने भी लव जिहाद किया है? लव जिहाद हमने लव किया है, लव किया है रेणु जी से। हाँ। हम बस में मिले थे। हाँ। और उनको सीट दी थी, फिर हमारी दोस्ती हुई, प्यार हुआ, शादी हो गई, और अब हमारे बच्चे जो है 25-26 साल के हो गए। अब उनकी शादी होगी तो आपको दावत देंगे। तो हम, और जहाँ तक सवाल है लव का, तो वो तो आदमी, कोई कहते हैं ना, जब प्यार करे कोई तो सिर्फ देखे मन। हाँ। तो जो लोग प्लानिंग से साजिश करके लड़कियों को फंसा के काम करते हैं वो तो लव जिहाद कह सकते हैं, लेकिन बहुत से लोग हैं जो प्यार करते हैं। लव और लव जिहाद को बांट कर देखना चाहिए। लेकिन आजकल तो बड़ा मुश्किल हो गया है, हिंदू मुस्लिम की शादी या उनकी प्यार मोहब्बत, उनको बहुत मुश्किल हो गया है। नहीं, ऐसे इश्क वालों का इस नई सरकार के तहत जीना। नहीं, ऐसा नहीं है। प्यार मोहब्बत तो लैला मजनू के टाइम में, शीरी फराद के टाइम में, एक धर्म के लोगों में भी, और हीर रांझा के टाइम में भी मुश्किल था, रेणु शाहनवाज के वक्त में भी मुश्किल था। लेकिन लव तो हरदम मुश्किल ही होता है, जब आप प्यार करेंगे तो आसान नहीं होता है, लेकिन जब आप लव जिहाद करेंगे तो दिक्कत होगी, लव करेंगे तो किसी को कोई दिक्कत नहीं। आपको पता लगता है जब ट्रोलिंग होती है सोशल मीडिया पे? वो सोशल मीडिया पे लोग ट्रोल कर लेते हैं, कोई बात नहीं। क्या जवाब देते हैं आप उनको, या नहीं देते हैं कोई? जो मानक गुप्ता को दिया है वही जवाब देते लेकिन हैं। हमने तो लव किया है। हाँ, तो किया है। हाँ। और हमने इसका जवाब देकर क्या फायदा है? कुछ लोगों के पास काम नहीं होता, यही सब काम होता है। ओके। शाहनवाज जी, ये तो आप मान लेंगे, बीजेपी के 3 कोर मुद्दे थे जी। और आज से नहीं, हमेशा से थे। उन 3 कोर मुद्दों को पूरा करने में मोदी सरकार ने कामयाबी पाई है। वाजपेयी सरकार भी रही, 6-6.5 साल रही, वो भी पूरा नहीं कर पाई। आप उस सरकार में मंत्री भी थे। क्या आप भी श्रेय मोदी सरकार को देंगे कि जो वाजपेयी जी नहीं कर पाए वो इस सरकार ने करके दिखाया? मैं मोदी जी के ही जो उन्होंने कहा है वही आपको कहता हूँ। 98 में एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि जिस मात्रा में आप हमें वोट देते हैं उसी मात्रा में हम डिलीवर करते हैं। कभी भी वाजपेयी जी को अगर 2/3 बहुमत दिया होता तो उस वक्त वो भी करते। उस वक्त उनसे भी पूछा था तो मोदी जी ने कहा जिस दिन हमें पूर्ण बहुमत मिलेगा, 2/3 मिलेगा, हम 370 को समाप्त करेंगे। हमारे पास जब ताकत, जितनी ताकत थी उतना काम हमने किया, और जब पूर्ण बहुमत आई तो मोदी जी ने 370 हटा के दिखा दिया। हाँ। राम मंदिर का विषय तो कोर्ट से निर्णय हुआ, और हिंदू मुसलमान दोनों ने कहा, निर्णय के पहले कहा, मैं भी उसके ही बैठक में था जिसमें मुस्लिम समाज के बड़े बड़े लोग आए कि जो अदालत का फैसला होगा हम मानेंगे। और अगर भगवान राम का मंदिर हिंदुस्तान में नहीं बनेगा तो कहाँ बनेगा? और अगर बन रहा है, जिसको अयोध्या में बन रहा है, तो इसमें किसी को एतराज़ नहीं होना चाहिए। पर इसका श्रेय तो बीजेपी ले रही है। आप कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बना है। नहीं, श्रेय बीजेपी कहती है देखो हमने बनाया। फैसला सुप्रीम कोर्ट का आया, लेकिन फिर विश्व हिंदू परिषद ने, ट्रस्ट ने, सब ने मेहनत करके उसको बनाने का काम किया। नहीं, वो तो कहते हैं जीत दिलाने में भी। नहीं, जीत दिलाना फिर कोर्ट को प्रभावित करना होगा, वो हम कहाँ कहते हैं। जो कहते हैं वो सही नहीं है जो कह रहे हैं। अदालत का जो निर्णय हुआ, वो कहते हैं लड़ा हमने ऐसे मुकदमा कि हमने जीत दिलाई। अरे भाई, जो भी कहते हो वो कहते हैं। जो सुप्रीम कोर्ट के माननीय जज का फैसला है वो सर माथों पे है, और उन्होंने फैसला दिया राम मंदिर के पक्ष में, और राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। इसमें कोई विवाद का विषय नहीं है। विवाद अब सैकड़ों मील दूर चला गया है, विवाद है ही नहीं। और कोई ज़बरदस्ती विवाद करेगा, वो आरजेडी के लोगों ने पोस्टर लगाया पटना में, या उदित राज ने कहा कि मनुवाद लौट रहा है। हाँ। ये सब कांग्रेस के नेता, डीएमके के नेता, आरजेडी के नेता बयान देंगे,
लेकिन उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। शाहनवाज जी, ये तो मान लीजिए ना कि ये नई बीजेपी जो है ये आडवाणी और वाजपेयी की बीजेपी से ज्यादा कारगर, ज्यादा आक्रामक, ज्यादा असरदार और ज्यादा अग्रेसिव, मैं वही कह रहा हूं ना, असरदार ज्यादा है ये देखिए, मोदी शाह की बीजेपी। आप जो तुलना कर रहे हैं ना, कल आप हमसे ये भी कहला देंगे कि दीनदयाल उपाध्याय और श्यामा प्रसाद मुखर्जी से बेहतर वाजपेयी जी अडवाणी जी के थे क्या, या वाजपेयी जी अडवाणी जी से ये बेहतर है क्या। हम लोग, कई ऐसे नाम हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन दे दिया पार्टी के लिए, जिनका नाम आप भी नहीं जानते। बहुत साल की तपस्या के बाद आज हम सबका सौभाग्य है कि एक ऐसा नेता मिला है जो देश के लोग गर्व करते हैं कि जो विश्व का नेता है। एक ऐसा नेता मिला है जिसकी जब वो चलता है तो उसकी धमक पूरी दुनिया में सुनी जाती है, जब बोलता है तो उसकी आवाज़ दुनिया के कानों में गूंजती है। एक ऐसा नेता है जब वो चलता है तो 20-20 नेता उसके पीछे चलते हैं। तो वो देश का भी सौभाग्य है, और मैं बीजेपी का हूं तो मैं गर्व से कहूंगा हमारी पार्टी का नेता जिसके छाती पे कमल भी है। तो मतलब बीजेपी को अकेले अपने दम पर सरकार बनाने में मोदी जी का योगदान है ना, मोदी जी की वजह से ही बनी ना, उन्हीं की वजह से बनी ना। कार्यकर्ताओं की मेहनत, हाँ। हमारी विचारधारा, हमारे कई पीढ़ी का खप जाना, और एक करिश्माई नेता जिसका नाम नरेंद्र मोदी है, वो मिले हैं। तो अब हमारे पास मोदी है, आप हमारे विपक्षी के पास राहुल गांधी है, तो हम क्या करेंगे। ये हमारा सौभाग्य है। हाँ। ये उनका सौभाग्य है कि उनके पास राहुल गांधी है। तो मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं वाजपेयी जी में और मोदी जी में कोई फर्क है क्या? नहीं है, तुलना कर सकते हैं? जैसे पिता पुत्र में तुलना नहीं होता है। आप चाहेंगे ना, आपके पिताजी से बेहतर आपने परफॉर्म किया ना, मैं चाहूँगा ना कि मेरा बेटा मेरे से भी आगे बढ़े। तो आज वाजपेयी जी की आत्मा भी खुश हो रही होगी। उन्होंने भी एक बार, उनका कोट कहता हूँ, जब पार्लियामेंट में कहा था कि आज मैं जा रहा हूँ, एक दिन पूर्ण बहुमत की हमारी सरकार बनेगी और आप देखते रह जाएंगे, तो उन्होंने जो कहा था वो हुआ। जो मोदी जी ने कहा था कि आप डिलीवर नहीं कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा जितनी मात्रा में हमें वोट मिलता है उतनी मात्रा में हम डिलीवर करते हैं। जब पूर्ण बहुमत की सरकार होगी तो ये सारे मुद्दे हम हल कर देंगे। ओके, क्या उसी तरह पुरानी बीजेपी और नई बीजेपी की तुलना भी नहीं हो सकती है शाहनवाज? कोई तुलना ही नहीं है, कंटिन्यूटी में है। निरंतर तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं। ओके, एक एक बूंद गिरी है तब जाके छेद हुआ है। तो फिर क्या वजह है कि वाजपेयी जी के दौर के, वाजपेयी अडवाणी के दौर के सारे नेता एक एक करके अब नई और बीजेपी से, मोदी शाह की बीजेपी से साइड लाइन होते जा रहे हैं या बाहर होते जा रहे हैं? कोई नहीं है ऐसा। मैं अभी नाम गिनाता हूं आपको, आप गिना दीजिए। कितने तो छोड़ गए। वो छोड़ने, देखिए वाजपेयी जी के, यशवंत सिन्हा छोड़ गए। अरे भाई, यशवंत सिन्हा तो पहले भी शत्रुघ्न सिन्हा में आए थे। उमा भारती कहां है बताइए? उमा भारती हमारी पार्टी की कहां नेता है? कहीं नहीं है। कहाँ नहीं है? भोपाल में है। पर भोपाल में तो है, पर मेन स्ट्रीम में नहीं है। मैंने, देखिए, ये सब हमारे बहुत सीनियर लीडर। शिवराज जी, तो उनके नेतृत्व में जीत हुई, सीएम नहीं बनाया। वसुंधरा राजे, रमन सिंह। जब शिवराज जी बने थे तो उनके नेतृत्व में जीत हुई थी। तो उमा जी के नेतृत्व में हुई थी। जीत हुई तो कार्यकर्ता के नाते उनको बनाया। मैं एक साधारण बस में चलने वाला कार्यकर्ता था। हाँ। चुनाव जीत के आया, सीधे भारत सरकार मंत्री बना, और आज नहीं हूं तो क्या मैं नहीं बना? और जब बना था तब मुझे क्या, मैं अपने वजह से बना था, पार्टी ने बनाया। पार्टी अपने कार्यकर्ता को आगे बढ़ाती रहती है। शिवराज जी भी एमपी थे और उनको सीधे चीफ मिनिस्टर बनाया। उसी तरह उमा जी को बनाया था। तो पार्टी बनाती है और नेतृत्व का जो निर्णय होता है पार्टी के लोग स्वीकार करते हैं। वसुंधरा राजे सिंधिया भी भारत सरकार में राज्य मंत्री थी, फिर उनको पार्टी ने वहाँ मुख्यमंत्री बनाया। तब वहाँ बहुत सीनियर लीडर थे, वो कहते थे अरे साहब ये यंग हमारे यहाँ मुख्यमंत्री बन गए। बड़े बड़े नेता थे, लेकिन उनको बनाया। तो इसी तरह आज भजन लाल जी को बनाया, मोहन यादव जी को बनाया, साई जी को बनाया, उसी वक्त शाहनवाज बनाया, शिवराज बनाया। तो पार्टी बनाती है ना। हमें बनाया तभी तो आप हमें पहचान रहे हैं। अगर हमें नहीं बनाया होता तो पार्टी जब बनाती है तो हम ये याद रखते हैं कि हम जो कुछ भी हैं पार्टी की वजह से। विपक्षी नेता कहते हैं लाल कृष्ण आडवाणी को कितने बेदर्दी से मार्गदर्शक मंडल में बीजेपी ने भेजा। अपने बड़ों का देखिए क्या किया बीजेपी ने। देखिए हमारे बड़े हैं, उनका सम्मान नरेंद्र मोदी जी भी करते हैं, पूरी पार्टी करती है। आज भी हमारे सबसे बड़े नेता हैं, सरप्रस्त हैं, मार्गदर्शक हैं, उर्दू में सरप्रस्त कहेंगे। तो वो आज भी हैं। अब उनकी उम्र भी एक पीढ़ी आती है, यानी अटल जी अडवाणी जी से पहले एक पीढ़ी थी, उसके बाद अटल जी अडवाणी जी आए, उसके बाद मोदी जी, अमित शाह जी, राजनाथ जी, ये पीढ़ी है। और फिर ऐसे पीढ़ी बढ़ती है। ये कांग्रेस पार्टी थोड़ी है कि एक परिवार का राज होता है कि उनको साइड कर दिया, उनको रख लिया।
ये पीढ़ी है, ये बढ़ती जाएगी ऐसे। ओके शाहनवाज जी, अब इस इंटरव्यू का रैपिड फायर राउंड है जी जिसमें बहुत छोटे छोटे सवाल होंगे और तीखे सवाल होंगे। जी जी, एकदम। आपको छोटे छोटे जवाब देने हैं। जी जी, मैं छोटा ही दूंगा। ओके ऑलराइट, शुरू करते हैं रैपिड फायर। शाहनवाज हुसैन, आपके लिए पहला सवाल, देश का बेस्ट प्राइम मिनिस्टर आप किसे मानते हैं अब तक का? अभी तो मोदी जी हैं, ऑल टाइम बेस्ट? ऑल टाइम बेस्ट नरेंद्र मोदी। नरेंद्र। ओके, देश का बेस्ट मुख्यमंत्री अब तक का आप किसे मानते हैं? देश के बेस्ट मुख्यमंत्री भी मैं मोदी जी को ही मानता हूँ। गुजरात के समय के? हाँ, क्योंकि देखिए जब वो बने थे तो क्या था, प्लेग था, अर्थक्वेक आया था, कैसे गुजरात को संवार कर ऊपर ले गए। बहुत बढ़िया। ओके, वाजपेयी जी को प्रधानमंत्री के तौर पर 10 में से कितने नंबर देते हैं शाहनवाज हुसैन? 10 में 10। 10 में 10। मोदी जी को कितने नंबर देते हैं? उनको तो 10 में 10 है ही उनके लिए। 10 में से 20 कर दीजिए। नहीं 20 नहीं करूंगा। उनको देखिए कहां से कहां ले गए देश को। ओके, क्या जनसंख्या नियंत्रण कानून शाहनवाज हुसैन देश में आना चाहिए? क्योंकि 3 कोर मुद्दे तो पूरे हो गए लगभग। कॉमन सिविल कोड कई राज्यों ने लागू कर दिया, ट्रिपल तलाक पर पहले ही सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है, राम मंदिर हो गया, 370 हट गया, अब जनसंख्या नियंत्रण की बारी है। क्या उस पर कोई कानून होना चाहिए? मैं क्या बोलूं, मेरे तो 2 ही बच्चे हैं, तो मैं तो पहले ही वो कानून का पालन कर रहा हूं। तो हमारे तरह अगर सबके 2 बच्चे हों तो अच्छे हैं। ओके शाहनवाज जी, क्या संविधान से सेक्युलर शब्द को अब हटा देना चाहिए? सेकुलर वर्ड से तो देखिए सबसे ज्यादा नुकसान किसका है? मुसलमानों का है। ओके ऑलराइट। उसकी आड़ में बहुत मुसलमानों को बेवकूफ बनाया जाता है। ओके, क्या पूरे देश में शाहनवाज जी बीफ को बैन कर देना चाहिए, गौमांस को? ये प्रस्ताव लाने वाला पहला आदमी मैं हूँ। 4 दिसंबर 1997 को तालकटोरा इंडोर स्टेडियम में अटल जी, अडवाणी जी उमा के मौजूदगी में, उमा भारती जी की अध्यक्षता में हमने कहा था गौवध पे पूर्ण प्रतिबंध होना चाहिए। हाँ। मैं व्यक्तिगत तौर पे, न कि पार्टी के प्रवक्ता के तौर पे, मैं इस मत का हूँ कि मेरी और आपकी थाली एक जैसी होनी चाहिए, वेशभूषा एक, खान पान एक। तो खान पान में यही बीच में एक दिक्कत है, एकदम गौवध पे पूर्ण प्रतिबंध लगना चाहिए। बहुत बढ़िया। ओके, क्या शराब पर भी पूरे देश में बैन होना चाहिए शाहनवाज जी? मैंने तो कभी शराब पी नहीं है। नहीं और मैं बड़ा बिहार में बैन है ना? हाँ, उसका नाम लेने भी मुझे गुनाह लगता है। और गुजरात में आपने कहा बेस्ट मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी थे, वहां भी बैन है। बैन है। आप बिहार से आते हैं, वहां भी बैन कह है। रहा हूँ, मैं तो चाहता हूँ कि हमारी तरह कोई छुए भी ना, नाम भी ना ले। एकदम शराब ओके अच्छी चीज नहीं है। तो डॉक्टर भी सिगरेट के ऊपर लिखा रहता है सिगरेट सेहत के लिए ठीक नहीं, पी रहे हैं लोग। ओके, क्या लाउड स्पीकर सब जगह बैन होना चाहिए शाहनवाज जी, जो धार्मिक स्थल हैं उन पर से, मस्जिदों से, मंदिरों से? देखिए बैन होना चाहिए इसलिए कि पहले जो आप अजान होती है या कीर्तन होता है, तो पहले ये था कि लोगों को जगाया जाता था। हाँ। अब तो लोग बेल लगा लेते हैं मोबाइल में ही। हाँ। और कितने बजे नमाज है सबके पास लिस्ट होती है, ओके टून होती है। ऑलराइट। और सऊदी अरब में भी, मैं आपको बता रहा हूँ ये आपकी जानकारी के लिए, हाँ। सऊदी अरब में भी दूर का माइक हटा दिया गया है, जो नज़दीक में लोग हैं उनके लिए है। ओके, तो कहीं भी मंदिर मस्जिद में बहुत जोर जोर से इबादत आप खुद के लिए करते हैं ना, दूसरे के लिए नहीं करते आप। ओके, अगला सवाल शाहनवाज जी, देशद्रोह पर आपकी क्या राय है? क्या देशद्रोह कानून होना चाहिए? देशद्रोह जैसा कुछ होता है या नहीं देश होता है? से कोई द्रोह करने वाले को बख्शा नहीं जाना बहुत चाहिए। बढ़िया, जो बीजेपी की लाइन है। एकदम यही लाइन ही है। ओके ये बीजेपी की लाइन नहीं है, देश की लाइन है। ओके इसी देश में रहेंगे, देश से द्रोह करेंगे। ओके शाहनवाज जी, पहले इस्लाम आपके लिए या फिर पहले देश? पहले इस्लाम धर्म या देश? और देश के मुसलमानों के लिए भी या सब लोगों के लिए, पहले धर्म आना चाहिए या पहले देश आना चाहिए? अब तो आप ऐसे कह रहे हैं पहले अम्मी या अब्बा। मुश्किल तो ऐसा होता है क्या? चुनना मुश्किल है। नहीं चुनना मुश्किल नहीं, मैं कह रहा हूँ देश तो है ही पहले, हाँ। लेकिन जो जिस मजहब को फॉलो करते हैं उनकी वो प्रियोरिटी है, वो जरूर उनको पूरे गर्व के साथ मानना चाहिए। ओके, इस देश का अब तक का सबसे बड़ा मुस्लिम नेता शाहनवाज जी किसे मानते हैं? मौलाना अबुल कलाम आजाद। बहुत बढ़िया। मुसलमानों के लिए सबसे अच्छी पार्टी शाहनवाज जी देश में कौन सी है? ये मैंने पार्लियामेंट के फ्लोर पे बोला था, रिकॉर्ड पे है 2000 में, आज से 24 साल पहले। भारत के मुसलमानों के लिए भारत से अच्छा देश, हिंदू से अच्छा दोस्त नहीं मिलेगा। और आज मैं एक लाइन और जोड़ता हूँ, हाँ। भारत के मुसलमानों के लिए भारत से अच्छा देश, हिंदू से अच्छा दोस्त और मोदी से अच्छा प्रधानमंत्री नहीं मिलेगा। क्या बात है। और मुसलमानों के लिए सबसे बुरी पार्टी शाहनवाज जी कौन सी साबित हुई है अभी तक आपके हिसाब से? कांग्रेस। बीजेपी का सबसे उदार नेता किसे मानते हैं शाहनवाज हुसैन? नरेंद्र मोदी। सबसे उदार लोग कहते हैं वाजपेयी जी। नहीं अभी पूछ रहे हैं ना आप? हाँ, अभी तक। अभी तक हाँ।
देखिए बीजेपी का जो उदार नेता की बात है, हाँ तो वाजपेयी जी के लिए सबकी राय है, हाँ लेकिन मैंने कोई ऐसा नेता नहीं देखा जो उदार ना हो। ओके। मुसलमानों के लिए सबसे अच्छा देश आपने बता ही दिया हिंदुस्तान है, और दोस्त भी बता दिया है। दोस्त भी हिंदू है, और पीएम नरेंद्र मोदी। क्या बिहार में बीजेपी अपनी सरकार कभी बना पाएगी अपने दम पर? आज तक नहीं एकदम बना पाई। जिम्मेदारी से कहता हूं 2025 में कमल का फूल छाती पर लगा के हाँ कोई कार्यकर्ता एक नए मार्ग में जाएगा। पूर्ण बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी बिहार में बनाएगी। ओके। देश का सबसे ईमानदार नेता अब तक कौन रहा है शाहनवाज जी? हमारी पार्टी में तो सारे ईमानदार हैं। जो कट्टर ईमानदार कहते थे वही कट्टर बेईमान निकले हैं। कोई एक नेता चुनना मुश्किल है? नहीं, अब ये सबसे ईमानदार अब तक इतिहास में? ये कोई मैं कोई सीएजी हूं क्या कि मैं आपको बताऊं कि ये इतना ईमानदार, इसमें इतना कम ज्यादा। हमारी पार्टी में हाँ। बेईमानों की कोई जगह नहीं है। ओके, इसीलिए ईडी की सारी रेड विपक्षी दलों पर होती है। अब एक बात बताइए, कोई आदमी शराब का काम कर रहा है, ब्लैक का, हाँ, तो उसी के यहाँ पुलिस जाएगी ना। और जो आदमी पीता ही नहीं शराब, उसके यहाँ पुलिस क्यों नहीं जा रही मतलब बीजेपी में पूरे देश में एक बेईमान नहीं है? मैंने तो देखा नहीं। ओके, ईडी ने भी नहीं देखा। नहीं। देश का सबसे मेहनती नेता किसे मानते हैं शाहनवाज जी? नरेंद्र मोदी। राहुल- आप जानते हैं, एक छुट्टी नहीं ली। हर आदमी लोग कहते हैं कि इनकी तबीयत नासाज। हम ही लोग कभी बीमार हो गए, बुखार हो गया, हाँ। उनको खुदा का शुक्र है कि बीमारी भी कोसों दूर रहती है। राहुल गांधी को 10 में से कितने नंबर देते हैं एक नेता के तौर पर शाहनवाज जी? उनको मैं नंबर देता ही नहीं। उनको उनके पार्टी के ही लोग नंबर दे तो अच्छा है। वो कहेंगे तुम कौन होते हो मुझे नंबर देने वाले। ओके। तो भाई उनके लिए मैं ये क्वेश्चन जो है ओके। उनके नेता पे छोड़ देता हूँ। देश का सबसे अच्छा भाषण कौन सा नेता देता है शाहनवाज जी? आपको किसका भाषण सबसे ज्यादा पसंद है? अटल बिहारी वाजपेयी जी। वाजपेयी जी। देश का बेस्ट प्रवक्ता किसे मानते हैं आप? आप तो खुद राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं और खूब डिबेट भी आपने की है। सुषमा स्वराज जब प्रवक्ता थी तो पार्टी की। ओके। उनके तो भाषण भी संसद के वो जबरदस्त। तो हैं ही, मतलब, लेकिन प्रवक्ता प्रवक्ता के के नाते। और अरुण जेटली भी थे। ओके। ये दोनों बीजेपी के जो बेहतरीन प्रवक्ता हुआ जिससे हम लोग सीखते थे, वो सुषमा स्वराज, अरुण जेटली थे। दोनों विपक्ष के नेता भी बने ओके। और ये बीजेपी के लिए वरदान थे दोनों। अगर आपको चॉइस दिया जाए, आप लोकसभा में जाना चाहेंगे या फिर राज्यसभा में? मैं तो 3 बार लोकसभा में रहा हूं। इसीलिए अभी पूछ भी रहा भागलपुर से लोकसभा में जाना चाहता हूं। ओके, जो बहुत निर्णय बढ़िया। पार्टी करे। बहुत बढ़िया। अब मैं कुछ नाम लूंगा, आपके जहन में जो पहला शब्द आता है या वाक्य, आपको वो बोलना है। जी। आपके पुराने नेता अटल बिहारी वाजपेयी। संत। संत। ओके। लाल कृष्ण आडवाणी। लौह पुरुष। लौह पुरुष। लौह पुरुष। अरुण जेटली। शार्प। शाह। यशवंत सिन्हा। यशवंत जी के लिए नेक इंसान। नेक इंसान। जसवंत सिंह। और मैं ये सारे इसलिए नाम ले रहा हूं क्योंकि इन सबके साथ तो आपने अपनी राजनीति सीखकर केंद्र सरकार में बहुत कुछ उनके साथ सीखा। बहुत पढ़े लिखे। ओके। प्रमोद महाजन। बेहतरीन वक्ता। वक्ता और पॉलिटिकल माइंड भी। सुषमा स्वराज। उनके लिए तो हर शब्द कम है। खास लगाव था आपका सुषमा जी से? हाँ था, बहुत याद आती है वो। तो वो बेहतरीन वक्ता, बेहतरीन प्रवक्ता के तौर पे उनको जाना जाए। उमा भारती। नेता। और उमा जी से तो आपका पर्सनल इक्वेशन भी बहुत जबरदस्त रहा है। है भी। बड़ी बहन कहते हैं आप उन्हें? बड़ी बहन। बड़ी बहन। रियल बहन। शिवराज सिंह चौहान। नेक इंसान। मामा जी। वसुंधरा राजे। मेहनती। रमन सिंह। अच्छे इंसान। अच्छे इंसान। सब साइड लाइन है, आप मिस नहीं करते उनको कि अगर अच्छे होते थोड़े और 5, 7, 10 साल? देखिए, आपकी जो साइड लाइन की परिभाषा है ना, हाँ। कि पद पे बैठा हो तो बहुत मेन स्ट्रीम में है, हाँ। और अगर पद पे ना हो तो साइड लाइन है। पद तो एक ही है ना, कंटिन्यूटी तो नहीं होती उसमें। ओके। नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी। भारत का सौभाग्य। भारत का सौभाग्य। अमित शाह। निर्णायक नेता। निर्णायक। ये अच्छा था क्योंकि कड़े फैसले लेने के लिए नरेंद्र मोदी के साथ अमित शाह को भी बहुत श्रेय दिया जाता है। अच्छा। मोहन भागवत। अभिभावक।
सोनिया गांधी, सोनिया जी अच्छी हैं। ओके। राहुल गांधी, राहुल गांधी के लिए बीजेपी के लिए वरदान। बीजेपी के लिए वरदान। ओके। प्रियंका गांधी, मेहनती। ओके। असदुद्दीन ओवैसी, बंटवारे वाले, बांटने वाले। जिन्ना भी कहते हैं कुछ लोग उनको, बीजेपी वाले तो खास तौर से कहते हैं जिन्ना है, ये देश को बांटना चाहते जिन्ना हम नहीं कह सकते, हैं, मीडिया ने बना दिया। वो मीडिया को जैसा नेता चाहिए स्टूडियो में वो हमको तो शाहनवाज जी जैसा भी चाहिए। नहीं वो पूरी तरह से मीडिया के टाइगर है। ओवररेटेड भी हैं नेता के मीडिया हैदराबाद के गली के नेता को मीडिया पूरे मुसलमानों का नेता बनाना चाहती है। लालू यादव, लालू यादव जी के लिए अब उनके लिए क्या शब्द कहें, बुजुर्ग हैं। ओके, बुजुर्ग। नीतीश कुमार, पलटने वाले। पलटू चाचा। नहीं चाचा हम तो नहीं कहेंगे। हाँ, क्योंकि राइट। योगी आदित्यनाथ, योगी जी उनके लिए शब्द कम पड़ जाते हैं, लेकिन जिस तरह बीमारू राज को आगे लेकर आए हैं, बुलडोजर बाबा भी कहते हैं कुछ लोग। उनके लिए सिर्फ बुलडोजर तो उनको कम करने के लिए लोग कहते हैं। वो जिस तरह डेवलपमेंट किया, काम किया, तो मैं कहूँगा कि विकास पुरुष ओके, वही कह सकते हैं। ओके। हिंदू राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र, आरएसएस कहता है कि ये हिंदू राष्ट्र है, तो हिंदू राष्ट्र तो है ही। ओके। हिंदू राष्ट्र में जहाँ बड़ी तादाद में हिंदू समाज के लोग रहते हैं, उनका भी राष्ट्र है। तो बहुसंख्यक का राष्ट्र है तो अल्पसंख्यक का भी राष्ट्र है, लेकिन ज़्यादा हिंदू हैं तो डेमोक्रेसी में कहते हैं ना, जिसकी संख्या ज़्यादा हाँ, उसी की सरकार बन जाती है। ओके। तो अगर हिंदू राष्ट्र कहते हैं तो किसी को एतराज़ क्या है? वंदे मातरम, हर किसी को गाना चाहिए। गाना चाहिए। भारत माता की जय, हर किसी को लगाना चाहिए नारा, मुसलमानों को भी। अरे क्यों नहीं? बहुत सारे मुस्लिम यहाँ धर्मगुरु भ्रष्ट नेताओं का जिंदाबाद करते हैं, भारत माता की जय कहने में क्या है? वंदे मातरम और भारत माता की जय कहने में बहुत सारे किसी मुस्लिमों को प्रॉब्लम है। कोई एतराज नहीं है, उसका तर्जुमा का एतराज है। भारत माता की जय है, माँ तुझे सलाम, और वंदे मातरम है, अपनी सरजमी को सब कुछ मरने के बाद तो इसी मिट्टी में जाना है। तो अपनी आखिरी घर कहाँ है? मिट्टी तो है मुसलमानों के लिए। ओके। परिवारवाद, जिस पर आप कांग्रेस को और बाकी पार्टियों को घेरते हैं, लेकिन आपकी पार्टी में भी परिवारवाद है, विपक्ष में। परिवारवाद बोलते ही कांग्रेस ध्यान आता है। आपकी पार्टी के परिवारवाद का क्या? इतने सारे रिश्तेदार हैं। कौन पिता पुत्र एक साथ मंत्री और एक केंद्र में एक राज्य में मंत्री है? बता दीजिए। पर अलग अलग तो हैं। कोई अलग अलग नहीं है। बहुत सारे नेता हैं जिनके पिता भी राजनीति में थे, उनकी वजह से बेटे को टिकट मिला, सांसद बन गए, मंत्री बन गए। मैं अपने बेटे को कहाँ भेजूं? हाँ। जब अगर राजनीति करना चाहेगा तो मैं क्या कहूँ? परिवारवाद हो जाएगा इसलिए कांग्रेस में चले जाओ। मेरा बेटा जब झंडा उठाएगा किसी पार्टी का, तो हमारी पार्टी का ही उठाएगा ना। जाति गणना, जो कि बिहार में नीतीश जी और तेजस्वी जी कह रहे हैं कि हमने करके दिखाया है, पूरे देश में करवाएंगे। उसमें तो बीजेपी भी शामिल थी, हम कैबिनेट के सदस्य थे, हमने प्रस्ताव पारित किया। हाँ। स्टेट में हुआ जातीय जनगणना। अब जब यहाँ जनगणना होगी तब सरकार निर्णय करेगी कि जनगणना जातीय स्तर पे करना नहीं करना। फायदा कहीं नीतीश जी ले तो नहीं जाएंगे इसका? उनका फायदा क्या, तो नुकसान ही नुकसान है उनका। ओबीसी की राजनीति में बीजेपी कहीं पिछड़ तो नहीं जाएगी? हमारा प्रधानमंत्री ओबीसी एक गरीब का बेटा पिछड़ी जाति में पैदा हुआ व्यक्ति देश का नेता है, तो उसमें पिछड़ने की कहाँ बात है? ओके। आखिरी सवाल शाहनवाज जी, आरक्षण कब तक लागू रहना चाहिए? जब तक गरीबों को न्याय ना मिल जाए। गरीब बहुत से लोग हैं जो बहुत साल से उपेक्षित हैं, तिरस्कृत हैं, उनको अगर आरक्षण मिला है तो हमारी पार्टी भी चाहती है कि अभी इसमें समय सीमा नहीं हो सकती। जिस दिन लगेगा कोई छुआछूत नहीं है, भेदभाव नहीं है, तब तक आरक्षण होना ही चाहिए।
जब सबको बराबरी में पढ़ने का अधिकार मिल जाएगा, बराबरी में खाने का रहने का अधिकार मिल जाएगा, तब आरक्षण पे चर्चा होगी। अभी तो आरक्षण पे कोई चर्चा नहीं हो सकती। और मुस्लिम आरक्षण? धर्म के नाम पर इस देश में आरक्षण नहीं हो सकता। मुस्लिम को तो आरक्षण मिला हुआ है। मंडल कमीशन में शेख, सैयद, मुगल, पठान 4 जाति को छोड़कर सबको आरक्षण मुस्लिम को मिला हुआ है। लोग कहते हैं कि मुस्लिम को आरक्षण नहीं मिला, मजा ले रहे हैं वो लोग। मंडल कमीशन में जितनी जाति हैं 4 जाति को छोड़ के सबको आरक्षण मिला हुआ है। तो क्या धर्म के नाम पे भी चाहिए? क्यों चाहिए? ओके, बहुत बढ़िया, बहुत मजा आया शाहनवाज जी इस चाय वाला इंटरव्यू में। आपके लिए क्या जबरदस्त आपने तपाक जवाब दिए और इतने अरसे बाद आपसे मिलकर चाय पीकर बहुत अच्छा लगा शाहनवाज। मुझे भी बहुत थैंक यू सो अच्छा मच, लगा। शुक्रिया। बहुत धन्यवाद।